जब वैकेंसी आनी है हमें ये बात पता है, और हम स्पेसिफिकली सिर्फ एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो है आरएएस, तो क्यों ना इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि अभी से हम सारी चीजें करके चलें। हम वेट नहीं करें कि हाँ यार वैकेंसी आएगी तब प्रिपेयर करेंगे, या फिर मेंस के लिए तो हम लोग जो मेंस का टाइम मिलता है प्रीलिम्स के बाद तो उसको यूटिलाइज करेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके लिए फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी चीजें। इसीलिए आपको पहले से चीजें करनी है, और वो कैसे करनी है वो मुस्कान मैम आप लोगों के साथ करेंगी। हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि सिलेबस जो प्रीलिम्स से ओवरलैप करता है उसको कैसे, वो पहले करना है या बाद में करना है। जो आरपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है उसको कैसे डील करना है। न्यूज़पेपर जिसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ती जा रही है, तो मेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इवन प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मेंस में भी ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा है। भाई आंसर राइटिंग का क्या गेम है, मतलब उस पर कितना काम करना है, अभी से करना है बाद में करनी है, कब स्टार्ट करेंगे, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। फिर क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं या फिर जो फ्रेशर्स हैं उनका कंपटीशन किन लोगों के साथ होने वाला है, वो लोग जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या फिर 2 से 3 मेंस दे चुके हैं, इस एग्जाम को समझ चुके हैं। या फिर हमें कैसे कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अगर मैं आप लोगों से अभी सवाल पूछूं, मान लेते हैं कि आज आप लोग प्रीलिम्स दे के आए हो एंड यू आर नियर टू दैट कट ऑफ कि आपने क्लियर कर ली है, तो अब क्या करोगे। अब किस तरीके से, वो उस टाइम पे क्या होता है कि एकदम ऐसा हो जाते हैं हम लोग कि वो एंग्जाइटी होने लगती है कि अब क्या करें, तो वो सिचुएशन को कैसे देखना है कि वो सिचुएशन ना आए उससे पहले ही हम प्रिपेयर कर लें। भाई 20 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं ऑलमोस्ट, वो कैसे प्रिपेयर करने हैं अभी इस टाइम में, इन 5 महीनों को यूटिलाइज करना है। हम ये मान के चलते हैं कि जब पीएसआई का एग्जाम होगा अप्रैल में, 5 अप्रैल को, तो उसके बाद या उसके आसपास ही कहीं हम प्रीलिम्स मान लेते हैं कि हाँ उस टाइम ही होगा। तो आपके पास में ऑलमोस्ट ये 7 महीने हैं। तो इसमें आप इन 7 महीनों में आपको, मतलब मोस्टली टाइम अभी जो 5 महीने का टाइम है, 4 महीने का टाइम जो है वो आपको मेंस को देना है, एटलीस्ट दिसंबर तक, और या फिर 15 जनवरी तक का जो टाइम है यू कैन गिव टू मेंस। उसके बाद आप प्रीलिम्स पे जा सकते हो, तो इन्हीं सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। सॉरी मैम, अब आप कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू राकेश सर। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? क्लियर है? राकेश सर आप प्लीज कंफर्म कर हाँ जी मैम, दीजिए कि आपकी वॉइस वॉइस एकदम क्लियर क्लियर है। है। हेलो। ओके, थैंक हाँ यू। जी। ठीक हाँ है, जी मैम, क्लियर। तो चलिए हम इस सेशन को फॉरवर्ड करते हैं ना। देखिए, जैसे कि राकेश सर ने बता ही दिया कि इस सेशन में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि मेंस की क्या स्ट्रैटेजी है ना, कि मेंस के जो सिलेबस है उसको हमने कैसे कवर करना है। तो आई टेक जस्ट अ मिनट। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? हाँ जी मैम, दिख रही है स्क्रीन। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं ना। तो जैसे कि राकेश सर ने बताया कि इस सेशंस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, है ना, कि मेंस की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सिलेबस कौन सा करें हम पहले, कि जो प्री और मेंस का ओवरलैप होता है इसको एक साथ लेकर चलना चाहिए या डिफरेंट डिफरेंट लेकर चलना चाहिए। पैटर्न जो है आरपीएससी का चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे प्रिपरेशन करनी है, हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर हमने क्या चेंज लेकर आना है, कैसे जो है हमें मार्क्स जो है वो ज्यादा फैच हो पाएंगे, क्या चीजें हमने पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है ना, न्यूज़पेपर का क्या रोल है, करंट का क्या रोल है, आंसर राइटिंग का क्या रोल है ना, प्रीलिम्स के बाद हमारे पास टाइम सफिशिएंट होगा कि हम मेंस उसके बाद कर पाए या नहीं कर पाए, है ना। तो इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता है कि प्रीलिम्स क्या है। सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है ना। ऐसा तो है नहीं कि प्रीलिम्स हमने क्वालिफाई कर लिया या बहुत अच्छे मार्क्स से बहुत अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई कर लिया तो ये कोई हमारी रैंक में हेल्प करेगा। नो, है ना। अल्टीमेट हमारी रैंक किस पे डिपेंड करेगी? हमारे मेंस एग्जामिनेशन पे, कि हम मेंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वही क्या है हमारा रैंक डिसाइडर है। प्रीलिम्स क्या है? एक क्वालिफाइंग पेपर है ना, आपको रैंक नहीं मिलेगा। सारी गेम कहाँ डिसाइड होगी? मेंस के ऊपर डिसाइड होगी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेंस में कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, है ना। GS1, GS2, GS3 एंड
पेपर 4 लैंग्वेज का जो हमारा होता है ना GS 4। अब अब GS 1 ही क्या है, कितना बाइफरकेटेड है, आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 20+ सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, है ना। तो अगर आप अभी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही प्रिपेयर करेंगे तो 3-4 महीने हमें ऑलमोस्ट मिलते हैं प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए। तो उस टाइम गैप के अंदर इतना वाइड सिलेबस को कवर कर पाना, इतने वास्ट मेन सिलेबस को कर पाना जो है, थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्वेश्चंस का अगर हम बात करें तो आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें भी क्या चाहिए, डेप्थ चाहिए आपको, है ना। आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। आपकी जो एनालिटिकल पावर है वो भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। सिर्फ रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा, है ना। आपको क्या करना है, चीजों को समझना है, अपने एनालिटिकल पावर, आपके थॉट्स, आपके व्यूज, सब चीजों को आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है ना। तो वो उन 3-4 महीने में आप लोग क्या करोगे, अगर आप सोचोगे कि प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करेंगे तो 3-4 महीने में हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे, या हमारी आंसर राइटिंग स्किल के ऊपर वर्क करेंगे, हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्क करेंगे, हमारे कंटेंट की डेप्थ के ऊपर वर्क करेंगे, है ना। तो यही टाइम है कि अभी आप किसके ऊपर फोकस कर सकते हो, आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो, आपकी जो कंटेंट की डेप्थ है आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हो, लैंग्वेज में आप क्या बना सकते हो, पकड़ बना सकते हो, है ना। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि पैटर्न क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमने भी क्या करना है, अडेप्ट करना है। अब जैसे अगर हम बात करें कि आया था क्वेश्चन हॉट मनी का, अब हॉट मनी आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है ना। तो इसके पीछे क्या होना चाहिए, आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आपको क्या होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, है ना। 800 मार्क्स का हमारा ये जो मेन सब्जेक्ट है ये क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है। प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर भी लिया कि अभी प्रीलिम्स की देखते हैं, मेंस देखा जाएगा, उसके बाद क्या, 3-4 महीने में कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो रहा है कि आपके लिए इसके अंदर स्कोर कर पाना, आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस कर पाना, प्रेजेंटेशन इम्प्रूव कर पाना, एक कंटेंट इन डेप्थ नॉलेज ले पाना, है ना, फैक्ट को इकट्ठा कर पाना, वो उन 3-4 महीने में क्या हो जाएगा, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि हम अभी से किसके ऊपर फोकस करें, मेंस के ऊपर फोकस करें, है ना। क्योंकि हम सब्जेक्ट देखो, आप GS 1 की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर, हिस्ट्री आता है, इकोनॉमी आता है, फिर जो 3 छोटे सब्जेक्ट हैं हमारे, सोशोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये सारे आते हैं। ये भी आगे क्या है, बाइफरकेटेड है ना, इंडिया की हो गई, वर्ल्ड की हो गई, राजस्थान की हो गई। सेम GS 2 की बात करो, क्या आ जाएगा इसके अंदर भी, एथिक्स आ जाएगा, साइंस एंड टेक आ जाएगा, जियोग्राफी आ जाएगी, जियो भी आगे बाइफरकेटेड है ना। सेम GS 3, कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे GS 3 में, कौन कौन से हैं, पॉलिटी है, पॉलिटी में भी क्या आ गई, इंडिया की आ गई, राजस्थान की आ गई, IR आ गए हमारे, है ना, पबेड आ गया। फिर उसके बाद 3 छोटे सब्जेक्ट और आ गए, लो आ गया, और क्या है, योगा है, बिहेवियर है। तो ये सारे क्या है, 20+ सब्जेक्ट है ना। तो इस इतने वाइड सिलेबस को इन डेप्थ नॉलेज के साथ 3 to 4 मंथ्स में विद रिवीजन, है ना, रिवीजन भी करनी है हमने, आंसर राइटिंग भी करनी है हमने, प्रेजेंटेशन भी बढ़िया करना है, फैक्ट्स भी डालने हैं, डायग्राम्स भी डालने हैं। तो ये सारी चीजें हम अभी से अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक एज मिल जाएगा, है ना। पेपर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, कहते हैं ना कि डिसाइडिंग फैक्टर है पेपर 4। अब ग्रामर है, अब इसमें तो आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा ना, है ना। पर्यायवाची आपको याद करने पड़ेंगे तो करने ही पड़ेंगे। उन 3-4 महीने में आप पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब याद एक साथ करोगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि अरे पेपर 4 तो हो ही नहीं रहा, इतना तो याद ही नहीं रह पा रहा। हिंदी के पर्यायवाची याद करते हैं, भूल जाते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिक्स हो जाते हैं, है ना, वर्ड्स ओपन मिस कंफ्यूज में हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी क्या आती है कि हमें हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिससे डील करना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि हम क्या करें, अभी से चीजों को स्टार्ट करें, है ना, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हमें किस अकॉर्डिंग पढ़ना है, कैसे सिलेबस हमें पहले कवर करना है। आप चाहो तो प्रीलिम्स और मेंस को इकट्ठा लेकर चल सकते हो ना, क्योंकि देखो आप
इसके अंदर हमारा जो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, है ना, इकोनॉमी हो गया, तो ये सारा ऑलमोस्ट क्या है, प्री प्लस मेंस में ओवरलैप करता है ना। जो राजस्थान की ज्योग्राफी इकोनॉमी उसमें प्री में आएगी वो मेंस में भी आएगी। हिस्ट्री जो हम प्री के लिए पढ़ेंगे वो मेंस के लिए भी पढ़ेंगे ना। तो ऐसा तो है नहीं कि हम प्री को बिल्कुल ही छोड़ रहे हैं और सिर्फ मेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नहीं है ना ऐसा। जब आप मेंस के लिए इन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, अपना एक व्यू ऐसा लेकर आना है कि आप उस पोर्शन को फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल दोनों तरीके से पढ़ो। ठीक है, कोई टॉपिक है आपको उसको दोनों वे से कवर करना है, फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ना, हमारे आर्ट एंड कल्चर का एग्जांपल ले तो राजस्थान के, तो फोर्ट्स टॉपिक अगर हम ले, है ना, या राजाओं का या हम टॉपिक लें, तो उसके अंदर अब जैसे आप प्री की बात करें तो प्रीलिम्स में क्या पूछ लेगा कि कुंभलगढ़ फोर्ट जो है ना, उसके बारे में पूछ लेगा हमारे पास 3-4 पॉइंट्स देख के कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है ना, इसको किसने बनाया था, इसमें क्या क्या मिलता है, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है ना, कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, कोई भी सही नहीं है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो ये तो हमारा क्या हो गया, प्रीलिम्स पॉइंट हो गया, है ना। यही बात अगर हम करें मेंस की, तो मेंस में हमारे को ये कैसे काम आएगा, एनालिटिकली कैसे पूछेगा ये बताओ, है ना। पूछ सकता है ना कि कंट्रीब्यूशन बताइए आप राणा कुंभा का टू द आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर ऑफ राजस्थान, है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ राणा कुंभा किसके अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, लिटरेचर के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। तो आपको क्या करना है कि ये जो टॉपिक्स है ना हमारे, ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो ओवरलैप करते हैं, आप चाहो तो इसको प्री प्लस मेंस कंबाइन लेके, है ना, फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल व्यू दोनों लेकर आप कंबाइन में पढ़ सकते हो, है ना। इससे क्या होगा कि आपके प्रीलिम्स का भी पोर्शन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और मेंस तो आप कर ही रहे हो। क्योंकि अगर हम अभी सिर्फ प्रीलिम्स फोकस हो जाएंगे तो मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत इशू आएगा, है ना। कई कहते हैं, आपने देखा होगा कि कईयों को बहुत नॉलेज होती है कि इनसे कुछ भी पूछ लो इनको सब आता है, फिर भी हम कई ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने होंगे कि जिनकी नॉलेज तो बहुत ज्यादा है ना, उनसे कुछ भी पूछ लो, हर सब्जेक्ट के बारे में उनको पता है, टिप्स पे उनकी सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, क्लियर नहीं कर पाते, है ना, उनका अच्छा रैंक नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि लिखने की हैबिट नहीं होती है। याद तो हमने सब कर लिया, सब अच्छे से रट भी लिया, लेकिन हमने लिखा ही नहीं। तो एग्जाम के अंदर जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आंसर राइटिंग की, तो एग्जाम में आप कितना भी कर लो, आप उस चीज को वहां पर प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, प्रेजेंटेशन उसकी होगी ही नहीं होगी। ठीक है। अब देखो, आप आरपीएससी का पैटर्न क्या है, चेंज हो रहा है, हम सब नोट कर रहे हैं ना, पिछले ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, करंट फोकस हो रहा है आरपीएससी, है ना। एनालिटिकल क्वेश्चंस हमसे पूछ रहा है, हमारे व्यू जानना चाहता है, हम इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारी मेंटालिटी कैसी है ना, हम चीजों को कैसे हैंडल करेंगे, हम क्या सोचते हैं, हमारा व्यू पॉइंट क्या है। तो इन सब के ऊपर आरपीएससी जो है फोकस कर रहा है ना, करंट के ऊपर फोकस कर रहा है ना। अच्छा, आप देखो, आप जैसे एक क्वेश्चन आया था ना कि आपको क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो हैं, है ना, जो भी प्रशासनिक डिसीजंस होते हैं, आर दे फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल बायस, फ्री होते हैं क्या, आया था ना ये क्वेश्चन। तो इसमें एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है, आरपीएससी क्या इवैल्यूएट करना चाह रही है, आपका व्यू पॉइंट, आप कैसे चीजों को समझते हो, आप कैसे चीजों को देखते हो, आपकी क्या पॉलिटिकल अप्रोच है, आपका क्या पॉलिटिकल एटीट्यूड है, आपकी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आप मेंटेन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपकी क्या व्यू पॉइंट है, आप किस तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हो, सिचुएशन को, क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। ठीक है, वो आरपीएससी जानना चाहती है। तो अब ये नहीं रहा कि हमने रट लिया और बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल आएगा जी और हम लिखाएंगे, नो, है ना। आपको अपनी एनालिटिकल पावर डेवलप करनी पड़ेगी, आपको पॉइंट्स डेवलप करने पड़ेंगे, आपको अपनी जो मेंटेलिटी है, थिंकिंग कैपेसिटी है, उसको ब्रॉड करना पड़ेगा। और ये कब होगा, जब आप पढ़ोगे, आप लिखोगे, तभी होगा। क्लियर है ना। अब कई कोई पूछ रहे थे कि करंट का क्या महत्व है ना, न्यूज़पेपर्स का क्या महत्व है, कि करंट को हम कवर करें या नहीं, न्यूज़पेपर्स पढ़ें या नहीं, ऐसे ही चल जाएगा या नहीं चलेगा।
तो आप सबने लास्ट ईयर के एग्जाम्स जो है देखे होंगे, PYQs देखे होंगे, है ना। तो क्या कर रहा है इन सबको, करंट से लिंक हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका लिंकेज किससे है, करंट से है। बी इट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, है ना। हर सब्जेक्ट को आजकल किसमें लिंक कर दिया है, करंट से लिंक कर दिया। इकोनॉमी तो हमारी वैसे भी मोस्टली क्या चलती है, करंट बेस्ड ही चलती है ना। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब करंट बहुत जरूरी हो जाता है, करंट को कवर कैसे करें हम, कैसे कवर करें। अब आपको आज सबसे पहले आप देखो, RS मेंस और प्रीलिम्स का आप सिलेबस देख लो, ठीक है। आप इसको रट लो, जाओ, मैं मतलब कि आपको सही लगे तो आप देखना, मैं आपको बताती हूँ कि आप RS का सिलेबस क्या है, रट लो, ठीक है। उसके बाद आप जब भी करंट पढ़ोगे या जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो आपको वो टॉपिक जो है और अपनी अल्टीमेटली स्ट्राइक करेगा कि अरे ये वाली जो न्यूज़ है, या ये जो न्यूज़ हेडलाइन है, ये जो पॉइंट है, ये इंसिडेंट जो हुआ है ना, ये हमारे उस टॉपिक के साथ कोइंसाइड करता है ना। गवर्नर की कोई न्यूज़ आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि अरे हमारे टॉपिक के साथ कोइंसाइड कर रहा है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग कोई आर्टिकल आएगा, तो वो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, हमारे मेंस के सिलेबस के साथ ये क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जब आपके पास मेंस का सिलेबस आपको याद होगा ना वर्ड टू वर्ड, तो ऑटोमेटिकली आप जब करंट पढ़ोगे ना, तो आप खुद ही उन चीजों को क्या करोगे, मेंस के साथ लिंक कर लोगे, और एक बेसिक आइडिया आपके पास आ जाएगा कि हाँ मेंस का क्वेश्चन जो है वो कैसे बन सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो अगर हम अभी बात करें, क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न फ्लड्स कितनी ज्यादा आ रही हैं, है ना। क्लाइमेट चेंज टॉपिक है हमारा, तो इसको किससे लिंक कर सकते हैं, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न फ्लड्स हैं उससे लिंक कर सकते हैं ना। अब हमारा हेल्थ टॉपिक है, कोई भी स्कीम आती है, वेलफेयर स्कीम्स आएगी, हेल्थ से आएगी। तो अभी रिसेंट कौन सी एक स्कीम आई थी, कोई भी स्कीम, फॉर एग्जांपल PM नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम ही चला, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे क्या वेलफेयर स्कीम्स का पार्ट है, तो इसको हमने क्या करना है, पढ़ना है। आपने नोटिस किया होगा कि कई कई बार क्या होता है कि सीधी ऐसी टर्म्स ही आ जाती है 2 मार्कर में, है ना, कि एक टर्म दे दी, अब वो आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। हम सोचते हैं कि वो टर्म आई कहाँ से, फिर आप नोटिस करोगे ना तो उसका लिंक कहाँ से होगा, कहीं ना कहीं करंट से होगा। जैसे कि अब चल रहा है पॉलिटी के अंदर, अगर हम माने तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, ये क्या था, करंट में था, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, ठीक है। अब ये कहाँ से आएगा, हम देखेंगे तो ये तो पॉलिटी का है, लेकिन हमने तो पढ़ा नहीं जी, हमारे सिलेबस में तो है नहीं ना, हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ा ना हमने किसी और बुक में पढ़ा, कहाँ से आ गया, करंट से आ गया, है ना। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये चीज आप ध्यान में रख के पढ़िए, है ना। आपको कोई भी टॉपिक्स दिए जाते हैं कि आज आपको क्या करना है, न्यूज में ये चीजें पढ़नी है, उसमें आपको लगे कि आपके पास एक कोई डेटा आ गया, है ना, कोई फैक्ट आ गया जिसको आप क्या कर सकते हो, आंसर राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हो, तो उसको वहाँ उस टॉपिक के साथ नोट डाउन कर लो। ऐसा नहीं कि अलग से बुकलेट मेंटेन कर लो, वो फिर बुकलेट वैसे ही रह जाएगी, वो बुक कभी नहीं पढ़ी जाएगी। अगर आप एक सेपरेट बुक बनाओगे ना तो वो कभी नहीं पढ़ी जाएगी, वो एज इट इज बन के ही रह जाएगी। तो बेटर है कि जिस टॉपिक से रिलेटेड वो डाटा है ना, वो टॉपिक आप जहाँ पे आपने लिखा हुआ है, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, आपके जो भी नोट्स हैं उसके अंदर वहां पे उसको ऐड ऑन कर दो, ठीक है। सेपरेट बनाने की बजाय डे बाय डे आप सोचोगे कि डे बाय डे हम बना लेते हैं, तो ये बहुत वेस्टेज है, बिल्कुल काम नहीं आएगा, ठीक है। आप कैसे करो, उसको टॉपिक वाइज बनाओ। आपने देखा कि आज ये आर्टिकल आया, इसके कुछ पॉइंट्स हमें अच्छे लगे, इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, कुछ डेटा है जो हम यूज कर सकते हैं, तो इसको क्या करना है हमने, वहीं पे जहाँ पे हमारे नोट्स हैं उसके साथ ही इसको क्या कर देना है, ऐड ऑन कर देना है। क्योंकि आंसर तो सभी लिखेंगे, डिफरेंट क्या बनाएगा आपके आंसर को, आपके फैक्ट्स बनाएंगे, है ना, आपके डेटा बनाएगा। आपके पास कोई पाई चार्ट आपको दिख गया बढ़िया, उसको आप नोट डाउन कर दो, है ना। कोई वेन डायग्राम आपको दिख गया, वो आप वहां पे डाल दो। तो ये सारी चीजें क्या आपको उसको अलग बनाएंगे आपके आंसर को। तो करंट तो करना पड़ेगा, ठीक है। करंट का कोई चारा नहीं है, करंट आपको कवर करना ही पड़ेगा। आप चाहें तो न्यूज़पेपर से करें, आप चाहे तो मैगजीन से करें, या डेली आपको क्या कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं ना पढ़ने के लिए, कि अब ये टॉपिक्स है न्यूज़पेपर में, ये जरूरी है, ये पढ़ लो, है ना। तो चाहे वहां से कवर करो।
या फिर एक वीडियोस आती हैं डेली करंट की, वो देखकर कवर करो, लेकिन करंट करना पड़ेगा। करंट के बिना अब नहीं गाड़ी चलेगी। ठीक है, चलिए। अब एक क्वेश्चन आया था ना कि 4 बार हमने मीन्स लिख दिया, बट फिर भी क्या है कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। क्या है कि कुछ अच्छा रैंक नहीं मिल पाता है ना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स आप देखते होंगे जिन्होंने 3 मेंस दे दिए, जिन्होंने 2 मेंस दे दिए, फिर भी लगता है कि यार अच्छी रैंक नहीं आ रही है। कहाँ पे इशू आ रहा है? तो सारा इशू कहाँ पे आ जाता है? आंसर राइटिंग में, है ना। हमने पहले भी बात की कि आप पढ़ तो सारा लोगे, लेकिन जब तक आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, जब तक आप उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे, तो उसका क्या फायदा? अल्टीमेटली तो आपको प्रेजेंट करना है ना। आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि हमें ये चीजें आती हैं, हमने ये चीजें पढ़ी हैं। हम बस पढ़ते जाएंगे और लिखेंगे नहीं ना, तो वो हमसे वहां पे मेन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करता है, आंसर राइटिंग भी क्या एक आर्ट है ना। हमें क्या चाहिए? एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट चाहिए, है ना। इसमें ये नहीं है कि आपको क्या पता मेंस कि आप कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है ना। अगर 10 मार्कर की बात करें तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, बॉडी भी होनी चाहिए, कंक्लूजन भी होना चाहिए, है ना। अब ठीक है, हम पता है कि सबको पता है कि इंट्रो होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है, लेकिन कितना कितना। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारी 10 मार्कर की स्पेस है ना, इतने में हमको 10 मार्कर कवर करना। अब अगर इतने में ही हमने इंट्रोडक्शन को कवर कर दिया, तो बॉडी और कंक्लूजन के लिए क्या बचा? इतना सा स्पेस। तो क्या होगा कि आप मेन आंसर तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। इतनी सारी स्पेस तो आपने क्या कर दी? ऑलरेडी वेस्ट कर दी। तो कभी भी इतना बड़ा इंट्रोडक्शन हमने आंसर राइटिंग में नहीं देना है। ये बात आप नोट कर लीजिए कि इंट्रोडक्शन क्या मैक्सिमम 2 to 3 लाइंस का होना चाहिए। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन और इतना इररेलीवेंट भी नहीं होना चाहिए, है ना। कई क्या करते हैं कि पूछो कुछ और है, और इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, पूरी राम कहानी अलग लिख देते हैं। तो वो चीजें भी नहीं करनी। इररेलीवेंट इंट्रोडक्शन भी नहीं देना, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन भी हमें नहीं देना। हमें बॉडी और जो हमारा कंक्लूजन है उसके लिए क्या करना है, सुटेबल स्पेस जो है हमने मेंटेन करके रखनी है ना। इतने में क्या आ गया हमारा? इंट्रो आ गया। ये हमारी क्या आ गई? बॉडी आ गई, मेन पार्ट जो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, वो हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? कंक्लूजन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करना है, 10 मार्कर को अटेम्प्ट करना होता है। अब कई बार क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि 10 मार्कर में क्या हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, ए और बी पार्ट। उसमें भी हम क्या करते हैं कि ए पार्ट में तो हमने इतनी जगह यूज कर ली, बी पार्ट को हमने इतनी सी दे दी। मार्क्स तो दोनों के इक्वल है ना, 5 मार्क्स इसके हैं, 5 मार्क्स इसके हैं। अब जब आप इसमें इतना करोगे, तो बताओ इसके लिए कितना टाइम रह जाएगा आपके पास, कितनी स्पेस रह जाएगी? कम रह जाएगा ना स्पेस। तो वो चीज हमको नहीं करनी है। हमने दोनों पार्ट्स को क्या करना है, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, इक्वल स्पेस हमने क्या करना है इसमें, यूटिलाइज करना है। क्लियर है? उसके बाद अब आता है कि पॉइंट्स कैसे लिखेंगे पैराग्राफ में। अगर आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, अच्छा आपको बताओ कि पैराग्राफ पढ़ना इजी है या पॉइंट्स में आपको कोई कंटेंट दे तो वो पढ़ना इजी है? आप लोग खुद सोचिए कि एक तो आपको दे दिया पैराग्राफ, है ना, बहुत सारा लंबा चौड़ा, उसको पढ़ना इजी है, या फिर आपको जो पॉइंट्स में हमने बुलेट पॉइंट्स में कोई कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो पढ़ना इजी है? ये वाला इजी है ना। इसमें तो हमें मेहनत लगती है पढ़ने में, ढूंढना पड़ता है क्या है क्या है क्या है। ये इजी है। तो हमने क्या करना है, अपना जो पॉइंट्स है उसको किस में करना है, बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखना है ना। हेडिंग्स, प्रॉपर हेडिंग्स बनानी है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के 2 पार्ट पूछे है, पहला पार्ट कब खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला, है ना। प्रॉपर हेडिंग लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा गया कि व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट, ठीक है, ये पूछा गया। ठीक है, हमने लिख दिया कि ठीक है इतना इतना ट्रेड क्रेडिट है। अब व्हाट आर इट सिग्निफिकेंस, अब सिग्निफिकेंस भी हमने यहीं से सीधा चालू कर दिया, हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रॉपर हेडिंग बनानी है, सिग्निफिकेंस का हेडिंग बनाकर फिर हमने नीचे लिखना है कि ये चीज है, ये इसके सिग्निफिकेंस है, ये इसके इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हेडिंग्स प्लस बुलेट पॉइंट्स, है ना, इस पे हमको क्या करना है, फोकस करना है।
अब कहीं पे आपको लगता है कि आपके पास कोई वेन डायग्राम है बनाने को, है ना, कोई पाई चार्ट है आपके पास बनाने को, कोई डेटा आपने देखा था, कोई फैक्ट आपको याद है, तो वो चीज ऐड ऑन कर दो। फॉर एग्जाम्पल सीएसआर का हमारे पास कोई क्वेश्चन आया, है ना, तो एक वेन डायग्राम सीएसआर का आता है ना, सीएसआर का वेन डायग्राम बना दो, है ना। इंटेलिजेंस का हमारे पास ईआई और एसआई का, सी कॉग्निटिव का हमारे पास वेन डायग्राम है, क्वेश्चन आया, वो वेन डायग्राम बना दो, है ना। पॉवर्टी के रिगार्डिंग हमारे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो इसका डाटा बता दो कि भाई 2015-16 में इतनी पॉवर्टी थी, अभी प्रेजेंट में इतनी पॉवर्टी है, पॉवर्टी रिड्यूस हुई है या पॉवर्टी इंक्रीज हुई है, वो बता दो। चाइल्ड मैरिज या फिर हम सोशोलॉजी की बात करें तो डाइवोर्स, डाउरी, इन सब से रिलेटेड हमसे कोई पूछा, तो डाटा हमारे पास, कोई भी हम करंट मैगजीन पढ़ेंगे या कुछ भी कवर करेंगे तो हमारे पास डाटा होता है ना, कि कितनी चाइल्ड मैरिजेस जो है रिकॉर्ड हुई हैं, कितनी डाइवोर्स रिकॉर्ड हुए हैं, तो वो डाटा आप ऐड ऑन कर दो वहां पे। समझ रहे हो, है ना, कि कोई भी डाटा, कोई भी फैक्ट, हमें क्या करना है कि हमारे आंसर को अलग बनाना है ना, उसको प्रेजेंटेबल बनाना है। फ्लो चार्ट्स आप यूज कर लो, ठीक है। फ्लो चार्ट्स के क्या हो सकता है, बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती है, टाइम भी सेव होगा। ठीक है, आपने क्या किया कि यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी के जो है 7 सिंस ही पूछ लिए कि कौन से, तो आप यहाँ पे उसको डिपिक्ट कर दो, है ना। किसी चीज के हमसे क्या पूछ लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पूछ लिया, तो जिसके पूछे है आप पॉजिटिव नेगेटिव डिपिक्ट कर दो कि हाँ जी यहाँ पे तो क्या है, पॉजिटिव चीजें हैं, ये क्या है, हमारी नेगेटिव चीजें हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, क्लियर प्रेजेंटेशन भी होगी, आपका टाइम भी सेव होगा, देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो क्या करना है, हमने प्रेजेंटेशन के ऊपर भी काम करना है ना, फ्लो चार्ट्स के ऊपर काम करना है, पॉइंट फॉर्मेट में काम करना है। मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि पैराग्राफ में आपको आंसर लिखना क्या करना है, अवॉइड करना है। क्लियर है, ठीक है। और ये सारी चीजें अब आप खुद सोचिए कि ये सारी चीजें आप 3-4 महीने में इन पर काम करेंगे या लर्निंग प्रोसेस में काम करेंगे, है ना। उनके ऊपर अगर हम लर्निंग प्रोसेस 3-4 महीने में करेंगे, हम सिलेबस उस वक्त रटेंगे, हम सारा चीजें उस वक्त पढ़ेंगे, तो हम लिखेंगे कब। तब यही होता है कि चल यार ये वाला सिलेबस पढ़ लेते हैं फिर लिख लेंगे, ये एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं फिर लिख लेंगे, चल अब एक सब्जेक्ट क्या हुआ, पूरा पेपर कवर कर लेते हैं फिर लिख लेंगे, है ना। यही थॉट्स आती है ना, तो यह हम करते हैं कि हमने एक टॉपिक कर लिया, इसके ऊपर आज हम लिखेंगे, ऐसा होता है क्या। ये सिर्फ हम सोचते हैं कि हमने ये टॉपिक लिखा और शाम को हम इसके ऊपर क्या करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे। ये हम सिर्फ उस वक्त सोचते हैं, हम उस वक्त ये होता है कि अरे बस एक बार पढ़ लो, एक बार सारा सिलेबस कवर कर लो, आंसर तो हम बाद में लिख लेंगे, एक बार सारा सिलेबस हमारा कवर हो जाए फिर ही हम आंसर लिखेंगे, होता है ना। तो ये चीज उस वक्त हर एक एस्पिरेंट के मन में आती है, तो ये चीज हमें नहीं करनी है। आप अभी से ही जितना लर्निंग का आपका प्रोसेस है वो आपको करना है, उस वक्त हमारे किसके ऊपर फोकस करना है, हमने रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, हमने आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करना है ना, नई लर्निंग के ऊपर उस वक्त हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम नई लर्निंग कर पाए। तो रिवीजन, आंसर राइटिंग, डेटा, फैक्ट्स, है ना, करंट का कुछ हो रहा है, तो वो चीजें हमने क्या करनी है, कवर करनी है। अब आपका किससे कंपटीशन है, खुद से तो कंपटीशन है ना, कुछ फ्रेशर्स भी होंगे, है ना, कुछ रिपीटर्स होंगे, और क्या होंगे, कुछ वेटरन्स भी होंगे। अब फ्रेशर जो है उसको आप बताओ कि एकदम बहुत एनर्जी बहुत हाई होगी, स्ट्रैटेजी भी एकदम बढ़िया, हम इधर उधर इधर से पूछ पाछ के बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन, है ना, अभी अगर आप कवर कर लोगे तो आपके जो है वो काम आएगी चीजें आगे, है ना। 3-4 महीने में आगे के वो कवर नहीं हो पाएगा इतना वास्ट सिलेबस। रिपीटर्स जो होते हैं इनको क्या होता है, प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, इनको पता है कि प्रोसेस कैसी आएगी, है ना। वेटरन्स तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स, इन डेप्थ नॉलेज, तो आपका कंपटीशन किससे है, सबसे है ना, आपका कंपटीशन खुद से है। तो आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, कि उस टाइम पे आपको ये ना हो कि मेरे को ये चीज भी पढ़नी है, अरे ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, नहीं, आप एक बार अब मेंस का सिलेबस कर देंगे, है ना, तो आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि चलो ठीक है ना, हमने कर लिया मेंस का सिलेबस, अब क्या करना है, हमने आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करना है, हमने प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करना है, और अभी भी आप आंसर राइटिंग जरूर शुरू करें। आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसका क्वेश्चन देखो और आंसर राइटिंग करो, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, सफिशिएंट टाइम है, तो अभी हो जाएगा।
उस वक्त क्या होता है कि टॉपिक पूरा भी करना होता है, आंसर राइटिंग भी करनी होती है, तो बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है, तो हम नहीं कर पाते। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अच्छे से टॉपिक को पढ़ो, इन डेप्थ उसको पढ़ो, फिर उसके ऊपर क्या करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, है ना। कैसे आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, आपके मन में जो थॉट्स है आप उसको पेपर के ऊपर ला पा रहे हो या नहीं ला पा रहे, पॉइंट्स बन रहे हैं या वही पैराग्राफ के अंदर ही आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आएंगी, तो आपको पूरा एंथुजियाज्म के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, मैच्योरिटी के साथ क्या करना है, इस फेज को हैंडल करना है। क्लियर। फिर बात आती है पेपर 4 की। अब इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया पेपर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अभी कवर नहीं करोगे तो उन 3-4 महीने में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, शॉर्ट रनिंग है ना, इसमें तो आपको रट्टा लगाना ही लगाना है। अब आपके पास जो पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स, उसको आपको रटना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। तो आप डेली थोड़ा 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 इसका पढ़ना शुरू करोगे कि हाँ ठीक है, आज इतने पर्यायवाची करने हैं, आज इतने सिनोनिम एंटोनिम्स हमको करने हैं, तो उससे क्या होगा, ये साइड बाय साइड आपका कवर होता रहेगा ना, तो पेपर 4 तो आपका साथ के साथ ही प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। कुछ टॉपिक आपने मान लो GS 1 का कुछ स्टार्ट किया हुआ है, तो ये तो आप रेगुलर रखो। पेपर 4 तो आप डेली बेसिस पे करो। ठीक है, ऐसे राइटिंग होगी तो हफ्ते में एक हमने ऐसे लिख दिया, है ना। हिंदी और इंग्लिश का दोनों का हमने क्या किया, एक हफ्ते में, एक हफ्ते हमने हिंदी का ऐसे लिख दिया, एक हफ्ते हमने इंग्लिश का ऐसे लिख दिया, है ना। इसके जितने भी फॉर्मेट्स थे वो हमने याद कर लिए, कि चाहे वो परिपत्र है, चाहे करारले आदेश है ना, अनुस्मारक है, तो इन सबको हमने क्या कर लिया, फॉर्मेट्स हमने इसके याद कर लिए। रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, है ना, इन दोनों में क्या फर्क होता है, वो चीजें हमने देख ली। तो हमने एक हफ्ते क्या करा, ये पत्र लिखते गए, ये लिखते गए, तो इसके क्या हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं। नहीं तो वहां पर जाकर क्या होता है कि हम फॉर्मेट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, कि अरे परिपत्र का क्या फॉर्मेट था, अनुस्मारक का क्या फॉर्मेट था, इसके अंदर ये आता है या नहीं आता, क्रमांक के बाद हम परिपत्र लिखते हैं या नहीं लिखते, प्रतिलिपि हम किस किस को देते हैं, है ना, आज्ञा से नीचे किस में लिखते हैं या नहीं लिखते, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इन फॉर्मेट्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है मेमोराइज करने की, उस टाइम पे आप ये भी लाओगे वो भी लाओगे, तो इतने सारे फॉर्मेट्स के अंदर माइंड का जो कंफ्यूज होना है वो जायज है ना। तो अब भी आप लोग फोकस करो, धीरे धीरे पेपर 4 साइड बाय साइड लेके चलते रहो, इसके जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो देखते रहो, है ना। वीकली क्या करो, एक ऐसे लिख दो, हिंदी का लिख दो, चाहे इंग्लिश का लिख दो, है ना, अल्टरनेटिव लिखते रहो। तो पेपर 4 के ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा। क्लियर है ना। अब पेपर 4 कहाँ से करें, है ना। देखो, स्टैंडर्ड सोर्सेज है हिंदी इंग्लिश के। हिंदी कहाँ से पढ़ो, राघव प्रकाश। इंग्लिश कहाँ से पढ़ो, बीके रस्तोगी, है ना। तो ये स्टैंडर्ड सोर्सेज है, वहां से पढ़ो, डेली प्रैक्टिस करो, है ना। पर्यायवाची याद करो, विलोम शब्द याद करो, वो सारी चीजें याद करनी है हमने। पर फोकस बेसिकली हमने बाकी सब्जेक्ट्स के, अगर हम GS की बात करें तो किसके ऊपर करना है, NCERT और RBSS, है ना, इन दोनों बुकलेट्स पे आपको फोकस करना है। कोर जो है हमारा क्या है, यही है। जियोग्राफी किससे पढ़ोगे, NCERT RBSC से, है ना। राजस्थान कहाँ से पढ़नी है, लक्ष्य की बुक बहुत लोग प्रेफर करते हैं, है ना। बट RBSC की बुक्स जो हैं राजस्थान की, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, जो भी हमारी 6 to 10 की बुकलेट्स आती है ना राजस्थान की, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, ये आप स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद आप कोई भी बुक लेना चाहते हैं, लक्ष्य आप कवर करना चाहते हैं, तो वो आप करें, लेकिन डोंट स्किप RBSC। ठीक है, RBSC की जो भी राजस्थान की बुक है वो आप कवर कीजिए, है ना। पॉलिटिकली हमें पता है कहाँ से करते हैं हम, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, बेटर है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। जियोग्राफी हमारी ऑलमोस्ट कहाँ से, NCERT से कवर हो जाती है। राजस्थान स्पेसिफिक के लिए हम कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स है ना, करंट के लिए या इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, PIB हो गया हमारा, DIPR.rajasthan.gov जो साइट है हमारी, वो हो गई। तो कुछ गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट्स हैं उनको हमने क्या करना है, कवर करना है ना। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, कोई मैगजीन फॉलो कर लीजिए, या फिर जो टॉपिक्स आपको डेली के डेली दिए जाते हैं ना, वो चीज आप पढ़ लीजिए। एक वीडियो देख लीजिए आपके माइंड में, ताकि क्या हो, चीजें रिटेन हो जाएं, है ना। तो इसके ऊपर आप फोकस करो।
ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को सोर्सेस के बारे में चाहिए तो हम इसके ऊपर भी क्या करेंगे, एक डिटेल्ड वीडियो बना लेंगे ना, कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट हमने कहाँ से पढ़ना है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बाद में अच्छे से एक अलग वीडियो में एक अलग सेशन लेकर हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि हमने कहाँ से एथिक्स कहाँ से पढ़नी है, पबमेड कहाँ से पढ़ना है ना, आरपीएससी एनसीईआरटी में कहाँ पे हमें चीजें मिलेंगी, साइकोलॉजी की चीजें हमें कहाँ पे मिलेंगी। तो सब मोस्टली चीजें कहाँ पे आपके एनसीईआरटी आरबीएससी में कवर हो जाएंगी, है ना। अब मैम ट्रेंड ये चेंज हो अलग रहा है। से सेशंस भी, मैम ये अलग से वीडियो बना के अपलोड कर भी रहे हैं हम लोग, है ना, अलग अलग हाँ सब्जेक्ट की, तो वो वहां पे भी चीजें डिस्कस की हैं। हाँ, वही मतलब कि अब क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो वीडियोस जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की आप लोग यूट्यूब पे या तेज के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं ना। वहाँ पे अच्छे से सोर्सेस को डिस्कस किया गया है कि कहाँ से कौन सी चीज पढ़नी है। तो उससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि इस टॉपिक को हमने यहाँ से कर। हेलो। हेलो मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है। हेलो। हाँ जी मैम, अब आ रही है, हेलो। अब आ रही ओके, ठीक है। तो हमने लास्ट सेशन में भी जैसे डिस्कस किया था कि मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर हमने फोकस नहीं करना। ठीक है, आप एक सिंगल सोर्स रखो कि यहाँ से हमने चीजें पढ़नी है और रिवीजन के ऊपर फोकस करो। ऐसा नहीं कि ये भी नोट्स अच्छे लग रहे हैं, वो नोट्स भी अच्छे लग रहे हैं, इस नोट्स की प्रेजेंटेशन हमें ज्यादा अच्छी लग रही है, इस नोट्स में कलरफुल है तो ये हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो ये चीज आप मत करिएगा, है ना। एक सिंगल सोर्स आप पहले सोर्स डिसाइड कर लो कि ये चीज हमने यहाँ से पढ़नी है, ये हमारा क्लियर हो गया है, और उसके बाद आपको क्या करें, मल्टीपल रिवीजन के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आपको इनके ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। आप अभी से इनको पढ़ने लग जाओगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बट मल्टीपल सोर्सेज को मत पढ़ना। अभी भी अगर आप पढ़ रहे हो तो स्टिक टू ओनली वन सिंगल रिसोर्स। ठीक है, जो बेटर लगता है, जो लग रहा है कि हाँ ये क्या है, स्टैंडर्ड सोर्स है, यहाँ से पढ़नी है। कंफ्यूजन है तो आप तेज की वीडियोस देख लीजिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। बट सिंगल रिसोर्स, है ना, मल्टीपल इधर मल्टीपल नोट्स के ऊपर आप मत जाइएगा। ठीक है, अब बात करती है कि अब हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए ना या नहीं करनी चाहिए। अभी क्या अभी हम सिर्फ पढ़ते ही रहें या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, आंसर राइटिंग करें या नहीं करें। तो बात वही आ जाती है, आप जब तक पढ़ रहे हो तो उसको जब तक आप प्रोड्यूस नहीं करोगे या अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। आप जब तक लिखोगे नहीं ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप मेंस में लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है ना। अब हम चलो हमने आंसर भी लिख दिया, हम डेली बहुत डेडिकेटेडली क्या कर रहे हैं, हम डिसाइड कर लिया कि आज हम ये टॉपिक करेंगे, उसके ऊपर हमें क्वेश्चन मिल जाता है और हम उसको क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। बट व्हाट अबाउट चेकिंग, हम तो वही करेंगे ना कि इतना बड़ा इंट्रो लिख दिया, इतनी सी बॉडी लिख दी और इतने में कंक्लूड कर दिया। एग्जैक्ट चेक कौन करेगा उसको, है ना। हमारे फ्लॉज कौन बताएगा, हमारी मिस्टेक्स कौन बताएगा, इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करनी है, वो चीज कैसे पता चलेगी हमें, है ना। प्रेजेंटेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते थे, है ना। कंटेंट को हम कैसे एनरिच कर सकते थे। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें कैसे पता चलेंगी। हम खुद लिख रहे हैं, खुद को तो सारे क्वेश्चन सही लगता है, मॉडल आंसर भी अगर उसका आ जाएगा ना, तो भी आपको वो चीजें थोड़ी किसी हद काफी हद तक नहीं पता चलेंगी। तो उसके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। आप अभी से कोई टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो है आप ज्वाइन कीजिए, है ना। उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर लिखिए और डेली इवैल्यूएशन होगा उस टॉपिक का। तो आपको भी हेल्प मिलेगी, है ना, कि हमने क्या गलती करी, कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए था, है ना। हमने इंट्रो ज्यादा बड़ा कर दिया या इंट्रो हमारा ठीक है, हमने बॉडी के अंदर रेलिवेंट पॉइंट्स लिखे या नहीं लिखे, क्वेश्चन को हम समझ पाए या नहीं समझ पाए, उसके डिमांड को हम फुलफिल कर पाए या नहीं कर पाए, ये कौन बताएगा, इवैल्यूएटर बताएगा, है ना। तो इस पॉइंट पे आके जो टेस्ट सीरीज है
वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है ना, गेम चेंजर जिसे हम कहते हैं ना, वो टेस्ट सीरीज है। क्योंकि लिख भी लोगे तो जब तक आपकी वीकनेस नहीं पता चलेगी तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। हम तो लिख रहे हैं, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बट उस आंसर राइटिंग का फायदा क्या है जब हमें हमारे फ्लोज ही पता नहीं चल रहे, कोई हमें गाइड करने वाला ही नहीं है, हमारी बातों को सुनने वाला ही नहीं है, हमें समझाने वाला नहीं है कि आपने कहाँ गलती करी, आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था और आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो इस चीज के अंदर। तो जब तक आपको प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, तो आंसर राइटिंग का भी फायदा नहीं होगा। आंसर राइटिंग का फायदा कब है? जब प्रॉपर इवैल्यूएशन हो उस चीज का, है ना, कोई आपको क्या दे, प्रॉपर टाइम दे, आपको प्रॉपर तरीके से बताए कि इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की डिमांड ये है, इस क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट्स लिखने थे, इस तरीके से हम इसका कंटेंट एनरिचमेंट कर सकते थे, इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते थे, है ना। तभी फायदा है हमारे पढ़ने का। तो ये सारी चीजें किससे आएंगी? टेस्ट सीरीज से आएंगी। क्लियर है? आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो हैं वो इसके अंदर कवर कर लिए हैं। फिर भी कोई डाउट अगर किसी का है तो आप लोग प्लीज पूछिए ना। हाँ जी मैम, मोस्टली चीजें जो हम लोगों ने सोचा था वो सारी चीजें, और जो भी डाउट्स आए थे स्टूडेंट्स के, तो वो सारे हम्म। डिस्कस कर लिए हैं। और भी अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हो, है ना। और देखो, मैम ने सारी चीजें बता दी हैं, और ये सारी चीजें मैम ने खुद पे एक्सपेरिमेंट भी की हैं ना, और तभी मैम अभी आरएस ऑफिसर भी हैं। तो ये चीजें करनी पड़ती हैं, और अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर क्या है कि हम लोग वही है कि बार बार चीजें करते रहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का मैसेज था कि सर मैंने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए मेंस के, फिर भी चीजें, मतलब 4 अटेम्प्ट जब आपने दिए हैं तो इसका मतलब है कि आपने मेहनत तो कर ली है, लेकिन आप एक सही डायरेक्शन या तो चूज नहीं कर पा रहे हो, या फिर कहीं एक ऐसा पॉइंट है जो मिस हो रहा है हर बार, वो फिगर आउट नहीं कर पाए आप। और आई डोंट नो कि आप जिनके साथ भी काम करते हो गया, जिनसे भी आपने चीजें सीखी होंगी, उनसे पूछना चाहिए था क्या, मतलब वो मेंटोरशिप की कहीं ना कहीं तो कमी रही है कि आपको पता क्यों नहीं चला। तो हम लोग सिर्फ इन्हीं चीजों पे काम कर रहे हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी फ्री क्लासेस भी आ रही हैं अभी। तो ऐसे ही हमारा जो मेंस के लिए भी हमने ऐसा ही प्रोग्राम डिजाइन किया है कि सिर्फ मेंस पे काम करेंगे। जो लोग भाई पीएसआई देना चाहते हो, देखो, आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा ये कि पीएसआई पे पूरा फोकस जाएगा या मेंस करना भी है, वो आप लोगों की चॉइस है। ये सेशन हम लोगों ने सिर्फ मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ही रखा है। हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है ना, मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ एक बार, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगी हाँ कैसे हम लोग काम करने वाले हैं इस पे। मैम स्क्रीन दिख रही है? एक बार आप मेरे को बता देना। हाँ जी सर, विजिबल है। ओके। तो जो भी चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की ना, तो वो सारी चीजें हम लोग अभी जो सितंबर बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने मेंस टेस्ट सीरीज का, सिर्फ मेंस का है ना, प्रीलिम्स का नहीं। अगर किसी को प्रीलिम्स और मेंस करना है तो वो अलग से हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। और आप ये मान के चलो, जैसे हम लोगों ने बताया, ये जो प्रोग्राम है ना, ये 15 तक रहेगा। 15 तक आप सारा सिलेबस कर चुके होगे। देखो, ये इसी तरीके से डिवाइड किया गया है कि, और एक सब्जेक्ट को 10 दिन दिए हुए हैं। अब 10 दिन में हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलें कि सर नहीं होगा, बट ये प्रोग्राम सच में उन्हीं के लिए जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने चीजें कर चुके हैं, क्या 2 महीने दे चुके हैं। तो उन्होंने पढ़ा होगा, उन्हें क्या करना है कि अपने नोट्स को उठा के चीजों को रिवाइज करना है। भाई अपने नोट्स उठाए, रिवाइज किए, और फिर इसके बाद में आपको डेली आंसर्स लिखने हैं। बात वो नहीं है कि कोई भी टेस्ट सीरीज और आप लोग कोई प्रोग्राम ज्वाइन करते हो। बात आती है कि कंटिन्यूटी की, कि आपको अगर खुद को कंटिन्यू रखना है, आपको रेगुलरिटी बनानी है, तो इस तरीके के प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, चाहे कहीं पे भी कर लो। बट आप अगर रेगुलर कर लेते हो ना कोई भी चीज, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। बस प्रॉब्लम ये आती है कि आप ज्वाइन करते हो बट आप उसको करते नहीं हो, मतलब अटेम्प्ट नहीं करते हो क्वेश्चंस को। बट यहाँ पे ये चीजें आपके ऊपर, हम लोग आप लोगों को बाउंड करेंगे। इवन भाई हम तो घर पे ही फोन कर देते हैं कि ये नहीं पढ़ रहा है आपका बच्चा, और आपके बच्चे ने इतनी फीस दी थी। अब आप देख लो जयपुर में रह के या कहीं बाहर रह के कैसे चीजें कर रहा है। बिकॉज यार, आप जब इतना पैसा देते हो ना, तो वो पैसा ऐसे तो आया नहीं है कि 2 नंबर का पैसा आ गया। वो प्रॉपर हार्ड मनी है जो पेरेंट्स आप लोगों को देते हैं, या आप लोग जो आप लोगों ने खुद से जॉब में अर्न की होगी। तो उसको ऐसे वेस्ट मत करो यार। ज्वाइन करते हो तो चीजों को रेगुलर करो, है ना। और यहाँ की बात नहीं है, वो कहीं की भी है, चाहे आप कहीं से भी कर रहे हो। बट
ये चीजें जैसे मैम ने आप सबको बताया ना, पहले मेंस कर लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत फायदा है। हाँ, 15 जन के बाद हम लोग अगर मान लेते हैं कि अपने पास फेब है, मार्च है और अप्रैल में कहीं भी मिड में एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, या मई में जाता है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 100 डेज, 90 to 100 डेज आप लोगों के पास रहेंगे, और इतने में आप लोग अपना प्रीलिम्स अच्छे से कर लोगे। कोई ऐसा लोड नहीं है। अगर अभी देखें तो जैसे आप ये जो प्रोग्राम है, ये 150 डेज तक आप लोगों को पूरा पूरा मेंस कर लोगे ना। और ये भी तो है ना, मेंस में और प्रीलिम्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप करते हैं, आपके वो भी तो कवर हो रहे हैं, तो प्रीलिम्स वाला पार्ट भी आप साथ साथ कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए ये हम लोगों ने प्रोग्राम डिजाइन किया है। इसमें डेली क्वेश्चन होते हैं, और ये प्रोग्राम मुस्कान मैम के अंडर ही चलेगा ये टोटली, है ना, मुस्कान मैम ही मेंटोर रहेंगी इसमें। तो इसमें क्या है कि डेली क्वेश्चन मिले, आपको लिखना है, 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप 5 बजे क्वेश्चन आगे, 6 बजे तक, 7 बजे जब भी है आप लिख दो। 36 आवर्स में वो क्वेश्चन चेक हो जाते हैं। चेक होने के बाद आपको कॉपी मिल जाती है ना। और छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं हम लोग, 25 से 30 लोगों के ही ग्रुप बनाते हैं हम लोग, ज्यादा स्टूडेंट्स रखते भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो फिर चीजें नहीं होती। ये बिल्कुल साफ पता चलता है कि हाँ यार, ज्यादा स्टूडेंट्स में वो पैसा कमाने वाली बात है भाई, सिंपल ना। तो हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, ताकि यार ये तो पता रहे ना कि हमारा स्टूडेंट कौन है, क्या कर रहा है, क्या इसको ट्रैक रिकॉर्ड है, इसने डेली। अच्छा, इसमें ये भी रहता है, थोड़ी सा बेइज्जती भी होती है कि जब आप, क्योंकि डेली जो बाकी स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं वो भी अपने क्वेश्चन भेजते हैं, फिर उनके मार्क्स देते हैं, वहां पे फिर जो अटेंडेंस शीट होती है वहां पे एब्सेंट लिखा होता है। तो वो अपने आप में फिर बुरा लगता है कि हाँ यार, ये मतलब वो कितनी बार एब्सेंट आपकी लगेगी, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बाकी चीजें, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, है ना, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है। और एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर पीएसआई को, देखो यार वो सिंपल है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ आप किस तरीके से करना चाहते हो। क्योंकि आरएस प्रीलिम्स और मेंस के बहुत सारा जो टॉपिक है वो ओवरलैप करता है। आप इवन अपने दिन को भी ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि इतना टाइम मैं आरएस प्रीलिम्स वाला पार्ट और पीएसआई वाला, क्योंकि वो तो सेम है, उस पर फोकस करूंगा, लेकिन हाँ 2 से 3 घंटे मुझे जो है वो मेंस वाले पार्ट अभी से करके रखने हैं। तो वो आपकी चॉइस है, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो स्पेसिफिकली आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो सिर्फ अभी भाई मेंस करना चाहिए। जितना आप मेंस पे अभी कर लोगे तो आपके लिए उतना इजी हो जाएगा लास्ट में, जैसा कि मैम ने आप लोगों को सारी चीजें बताई हैं। बाकी आप लोगों को कोई डाउट है तो वो हेल्प डेस्क पे आप सेंड कर सकते हो, है ना, हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे अगर अब भी कोई इशू बचा हुआ है तो। बाकी जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैसेज कर दो आप लोग, अगर कोई डाउट है तो फिर उस पर बात कर लेंगे, वरना फिर वाइंड अप करते हैं। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो चुकी हैं सेशन को। या आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, मैं यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा आपको, तो आप बोल भी सकते हो। मुस्कान मैम उस आंसर को, क्वेश्चन को एड्रेस कर देंगे। हैंड रेज कर दो तो भी अनम्यूट कर देंगे आपको, कोई अगर कुछ पूछना चाहता है तो। ठीक है, आई थिंक मैम ऑलमोस्ट सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो जो लोग सीरियस हैं, जिन्हें पता है चीजें कैसे करनी है, और अगर रह गए तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हो। मैम फिर करते हैं वाइंड अप। जी सर। मैम एक आदित्य जैन है, वो पूछना चाहते हैं कुछ। 1 मिनट, नहीं वो शायद एक हैंड रेज हुआ था। कोई नहीं, चलो ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। और मैम ये जो अभी प्रोग्राम आ रहा है इसमें आपको ही लीड करना है, एंड आई नो कि वो चीजें फिर वहां पे तो फिर कोई लोड नहीं है ना, हाँ जी, बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल। हाँ जी। ओके, ठीक है थैंक मैम, यू थैंक यू मैम, एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड।